एवरीवन, आईएफपीएच के इस डेली वेबिनार में आप सबका स्वागत है। आईएफपीएच यानी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोविड काल से लगातार डेली वेबिनार्स कंडक्ट कर रहा है। इस फोरम का ऑब्जेक्टिव है होम्योपैथी के ऑथेंटिक नॉलेज को सब तक पहुंचाना। चलिए सेशन शुरू करने से पहले 1 मिनट का मौन रखते हैं। धन्यवाद। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सपना गुप्ता, एमडी होम्योपैथी। 2 दशकों से होम्योपैथी में अपनी डिस्टिंक्ट इंटरनेशनल पहचान रखने वाली एक क्लिनिशियन, रिसर्चर और स्पीकर। डॉक्टर सपना करंटली एचएमएआई ग्वालियर ब्रांच की सेक्रेटरी हैं। ऑर्गेनाइजेशनल और एकेडमिक एक्टिविटीज का सफल नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंसेज में पेपर प्रेजेंट किए हैं और अपनी प्रेजेंटेशंस के लिए काफी सम्मान प्राप्त किया है। हाल ही में उन्होंने एलएचएमआई 2025 नेदरलैंड्स में आयोजित वर्ल्ड होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस में अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करके इंडिया का गौरव बढ़ाया। डॉक्टर सपना की इंटरनेशनल रीच जेन्युइनली रिमार्केबल है। अमेरिका, इटली, टर्की, स्विट्जरलैंड, कनाडा, फ्रांस, ब्राजील, हॉलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन रही है, जिससे उन्हें ग्लोबल लेवल पर होम्योपैथी के विकास में व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ है। उनके आउटस्टैंडिंग योगदान के लिए उन्हें कई प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी मिले हैं। आज का टॉपिक है फ्रॉम पीसीओएस टू पीएमओएस द जर्नी। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन पीएमओएस यानी पोस्ट मेंस्ट्रुअल ओवेरियन सिंड्रोम एक बहुत कम डिस्कस किया गया येट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कंडीशन है। द जर्नी बिटवीन दीज टू hormonally, physically, physiologically, and from a homeopathic management perspective is what makes today's topic genuinely unique and timely. आज डॉक्टर सपना इस फैसिनेटिंग जर्नी को अपने क्लिनिकल और रिसर्च एक्सपीरियंस के साथ प्रेजेंट करेंगे। ओवर टू यू मैम। Thank you very much. Am I audible? यस मैम। Okay. आज हम एक बहुत ही प्रमुख टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं, जो कि हाल ही में इसका नॉमेनक्लेचर नाम चेंज हुआ है, जो बहुत समय से मांग की जा रही थी। तो लोग तो ये कह रहे हैं कि ये 14 वर्षों 16 वर्षों का एक मांग थी जो अब पूरी हुई है। बट बेसिकली अगर हम ये जाने तो लगभग 93 वर्ष हो गए इस जतन में कि इसको सही नामांकन किया जाए। देखो, बीमारी वही है, बट उसको किस नजरिए से देखा जाए तो उस नजरिए को सही करने में इतने साल लग गए। हर काम आसान नहीं होता है, हर काम में समय लगता है। और हम ये कह सकते हैं कि मानव जाति के लोग, कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ही दृढ़ निश्चयी होते हैं, और उन्हीं की वजह से, कुछ लोगों की वजह से पूरे समाज का भला होता है। तो इस नॉमेनक्लेचर की वजह से, इस नाम परिवर्तन की वजह से महिलाओं को ही नहीं बल्कि पूरे समाज में एक नया संदेश गया है। और असली वजह जो है, और असली पोर्ट्रेयल जो इसका होना चाहिए, जो सही होना चाहिए, वो अब इससे हो पाएगा। चलिए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं आईएफपीएच को धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो समय समय पर हम लोगों को मौका देते हैं, हम अपनी बात उनके सामने रख सके और अपनी नॉलेज दूसरों से शेयर करें, और दूसरों से सीखने का भी हमें बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो हम बात करें पीसीओएस, पीसीओडी, पीएमओएस, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी चीज है। ऐसा नहीं कि मुझे बुखार हो गया, इसकी बहुत सारी चीजें होती है एक चीज होने की वजह से। तो इसीलिए बिल्कुल एक रूबिक्स क्यूब की तरह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। इसलिए इसका नाम परिवर्तन करने की शायद एक बहुत बड़ी वजह रही है। देखिए, अगर बात करें महिलाओं में, ये रोग सदियों से, काफी सालों से होते आ रहे हैं, लेकिन ये कह सकते हैं इसका प्रचलन अब बढ़ गया है। तो सबसे पहला मेंशन इसका, इसी बीमारी का एंशियंट हिस्ट्री में अगर हम देखें तो सबसे पहली बार इसका जिक्र हिपोक्रेट्स ने किया था 460 बीसी से 377 बीसी के दौरान। उन्होंने एक बहुत बढ़िया, उन्होंने अपना एक वर्क पेश किया था जिसका शीर्षक था डिजीजेस ऑफ वुमेन। उस जमाने में देखिए वो कितने इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, तो उन्होंने इस बारे में जितना वो लोग समझ पाते थे उस समय, जितने डायग्नोस्टिक टूल्स, साधन रहते थे उसके हिसाब से, तब उन्होंने कहा था कि बट दोज विमेन, ऐसी महिलाएं जिन्हें माहवारी कम होती है,
3 दिन से कम होती है, या माहवारी की क्वांटिटी कम होती है, जो रोबस्ट है, जो वैसे हेल्दी हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन अच्छा है, बट एक पुरुषों जैसा उनका अपीयरेंस आता है, और जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, या वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाह रही है, तो बेसिकली उस समय इस बीमारी को इस नजर से देखा जाता था। उस समय कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे, या कोई और ब्लड रिपोर्ट्स ऐसी वाली नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने बेसिक जो ढांचा एक इस बीमारी का तैयार करना था, तो उस जमाने में ये सबसे पहली बार हिपोक्रेट्स ने देखा था। और अगर हम बात करें ओवरीज के एग्जैक्ट चीजों के बारे में, तो सबसे पहली बार जो ओवरीज के एक सिस्ट के बारे में जो एक्चुअली पहचान पाए थे, उन्होंने 1844 में अपनी एक किताब में लिखा था, डॉक्टर एक्ली शेरयू। तो इन्होंने ऐसा लिखा था कि ऐसी बीमारियां हैं ओवरीज में, अंडाशय में, जिसमें ओवरीज का वॉल्यूम बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इलास्टिक हो जाती है, स्मूथ और शाइनी सरफेस हो जाता है, और उनमें छोटी छोटी कई सिस्ट हो जाती है। तो ऐसा उन्होंने अपने अनुभवों में पाया था। और जो कहाँ पे होती है, पेरिफेरी, ओवरी के किनारों पे, कॉर्नर्स पे हो जाती हैं, तो पूरी भारी आउटर रीजन में हो जाती हैं, ऐसा उन्होंने पाया था। तो आप ये सोचिए, उस जमाने में इतने डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं थे, तो ये कितने महान लोग रहे होंगे, कितने नॉलेजेबल लोग रहे होंगे, कि उन्होंने इतनी बारीकी से ये चीजें देख पाए। हम लोग तो बहुत आसानी से अब इस जमाने में देख पाते हैं, पर ये बहुत सराहनीय बात है कि उन्होंने सीमित साधनों में ये सब चीजें देखी। और अगर हम पुराने दिनों की बात करें, तो इसी टाइप की कई एग्जाम्पल्स यूरोप में भी और यूनाइटेड स्टेट्स के भी, जो हिस्टोरिकल लिटरेचर है, मतलब 1935 के पहले के, तो उनमें भी कई जगह उन्होंने इस तरीके के, जो हम ओवेरियन प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, पीसीओएस कह लें आज, या पीएमओएस कह लें, तो इसके जो भी पैथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ऐसे कई देशों में, कई जगह बहुत सारे चिकित्सकों ने धीरे धीरे इनको पहचानना शुरू किया। और अगर हम बात करें 1935 की, फिर बात आती है, तो सबसे पहली बार दो रिसर्चर्स थे, स्टाइन एंड लेवेंथाल। इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स, इन्होंने एक 7 महिलाओं के ग्रुप में अध्ययन किया, और अपनी जो रिसर्च थी उसको पेश किया सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट की मीटिंग में। तो उन्होंने इनकी जो 7 महिलाओं की जो फाइंडिंग्स थी, उसमें उन्होंने बताया कि इन महिलाओं में स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी, उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे थे, या पीरियड्स आ ही नहीं रहे थे, और उनमें हर्स्यूटिज्म, यानी कि पुरुषों के प्रकार के हेयर ग्रोथ हो रही थी, मतलब ज्यादा बाल होना, अनचाहे बाल होना महिलाओं में। इस टाइप की चीजें उन्होंने उस समय अनुभव की थी। अब देखिए, उस समय 1935 की बात करें, तो उस समय कोई अल्ट्रासाउंड नहीं था। तो उन्हें पता कैसे चला कि भाई इनको ये सब चीजें हो रही हैं? उन्होंने कई लोगों में ऑब्जर्व किया कि उनकी जो ओवरीज थी वो एनलार्ज थी, बड़ी हुई थी, उसमें मल्टीपल सिस्ट्स थे, और उनका जो आउटर सरफेस था वो थिक था। तो ये चीजें उन्होंने कैसे देखी? सर्जिकल एग्जामिनेशन से, क्योंकि उस समय अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं थी, तो ओपन एग्जामिनेशन होता था, तो ओपन सर्जरी के माध्यम से उन्होंने ऐसा देख पाए। और उन्होंने ऐसा देखा, मैं आपको बताना चाहूंगी इस केस में, कि उस समय उनके पास ऐसे कोई ट्रीटमेंट थे नहीं कि हम इसको कैसे ठीक करें। तो कहते हैं ना, कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं, इनोवेशंस हैपन बाय एक्सीडेंट। जैसे अगर हम डॉक्टर हैनीमैन की बात करें, अपनी होम्योपैथी की बात करें, तो होम्योपैथी के सिद्धांत वहां उपलब्ध थे पूरी दुनिया में, लेकिन इट टुक अ हैनीमैन टू डिस्कवर देम। तो जैसे हैनीमैन जी ने सिंकोना की बाग को जब लिया, जब उनमें मलेरिया के लक्षण पैदा हुए, और होम्योपैथी की खोज इस प्रकार हुई कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। तो इसी प्रकार जब ये लोग ओवरीज को स्टडी कर रहे थे कि इनमें क्या, इन महिलाओं को क्या प्रॉब्लम है, और ये परेशानियां इनमें क्यों आ रही हैं, विच इज सो डिफरेंट फ्रॉम अदर हेल्दी फीमेल्स, तो उन्होंने ऐसा पाया कि उन्होंने एक बायोप्सी करनी चाहिए ओवरी की। तो उन्होंने एक वेज शेप्ड सेक्शन काटा बायोप्सी करने के लिए, तो जिसको हम कहते हैं ओवेरियन वेज रिसेक्शन। तो उन्होंने एक्सीडेंटली उसको कट किया, तो उन्होंने पाया कि उन महिलाओं में, 90% महिलाओं में ओव्यूलेशन रिस्टोर हो गया,
जो पहले नहीं हो रहा था। उनके महीने भी रेगुलर टाइप पे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स उनकी शुरू हो गई, और कई महिलाएं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी वो भी हो गई। तो ये जो अचानक उन्होंने खोज करी, तो ये एक ट्रीटमेंट बन गया कि डूइंग द वेज रिसेक्शन। और इस सिंड्रोम को फिर चूंकि इन दोनों ने खोज की थी, तो इसको पहली बार शुरुआत में स्टाइन लेवेंथाल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता था। तो देखिए आप कैसे लोग अचानक से डिस्कवरीज होती हैं और पूरी मानवता बदल जाती है। तो इसकी शुरुआत हुई स्टाइन लेवेंथाल सिंड्रोम के बाद। फिर उसके बाद पीसीओएस नाम कहाँ से आया? तो ये जो पीसीओएस नाम है, ये 1935 में इन्हीं दो साइंटिस्ट ने, इन्हीं दो डॉक्टर्स ने, स्टाइन एंड माइकल लेवेंथाल, और इन्होंने खोज करी, इन्होंने कॉइन किया वो टर्म। क्योंकि धीरे धीरे जैसे हम समझ पाते हैं, धीरे धीरे जैसा एक्सपीरियंस होता है, तो फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, हमें और कुछ पता चलता है, बहुत कुछ एक डिजीज के बारे में। तो उन्होंने ऐसा देखा कि उन्होंने बहुत सारी महिलाओं को एग्जामिन किया जिनको इरेगुलर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो रही थी, उनको प्रेग्नेंट होने में डिफिकल्टी हो रही थी। फिर उन सबको देख के उन्होंने ये नाम कॉइन किया खुद ही, फिर ये बीमारी पीसीओएस के नाम से जानी जा सकी। और उन्होंने पेशेंट्स प्रेजेंट किए, अपने पेशेंट्स एक क्लस्टर बनाया जिनके सिम्टम्स यही वाले थे। उनके पीरियड्स नहीं हो रहे थे टाइम पे, उनको एक्सेस बॉडी हेयर था, उनकी ओवरीज एनलार्ज थी, और उन ओवरीज में स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक्स थे। तो ये सब चीजें उन्होंने जब पाई, तो उन्होंने कहा कि इस बीमारी का नाम हमें ये रखना चाहिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये तो हम बात कर रहे हैं पहले की। तो उसके बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं इसको स्टडी करने में, इसको डायग्नोस करने में। तो फिर एक नाम चेंज करने की जरूरत महसूस हुई। तो आप ये देखिए, मैंने इसमें एक टाइमलाइन बनाई है। लाइक 1935 में इसको स्टाइन लेवेंथाल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता था, जब दो डॉक्टरों ने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया था अपने 7 फीमेल पेशेंट्स को देख के। फिर लगभग 1960 से 70s में इसका नाम परिवर्तित होके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इसको इसको नाम दिया गया है। और 1970 में लगभग अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी भी शुरू हो गई थी। तो चूंकि अल्ट्रासाउंड से बहुत अच्छे से ओवेरी का स्ट्रक्चर वो पहचान पा रहे थे, पॉलीसिस्टिक ओवरी इसी नाम को देख के इसे सिंड्रोम दिया गया, क्योंकि इसमें कई सारी बीमारियां हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स दैट कैन बी सीन। तो अल्ट्रासाउंड की जब शुरुआत नहीं थी, तो वो लोग कैसे करते थे, पहले उनके पास निमोनोग्राफ्स होते थे, गायनिकोग्राफ्स होते थे, जिसमें कि वो एयर एडमिनिस्टर करते थे पेल्विक रीजन में, और फिर बेसिकली एक्सरे देखते थे, और केवल एक आउटलाइन देख पाते थे कि इसमें स्वेलिंग है, ये पार्ट बड़ा हुआ है। तो वो इतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, इतना अच्छा डायग्नोस्टिक टूल नहीं था। लेकिन अल्ट्रासाउंड ने तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दी। तो इसलिए फिर वो फोकस चेंज हो गया कि बहुत सारी सिस्टर, इसीलिए नाम भी चेंज करने की जरूरत आई। और 2026 जैसा कि हम जानते हैं कि अभी इसका नाम चेंज होके पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, दैट इज पीएमओएस हो गया है। तो फाइनली हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी चीजें थी जो इवॉल्व हुई हैं, बहुत सारी नॉलेज थी जो हमारी बढ़ी है, इसीलिए इसको नाम चेंज करने की जरूरत हुई। वो हम आगे और डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये केवल ओवरीज में सिस्ट की बात नहीं है, इससे बहुत सारी चीजें होती हैं। चाहे हम बात करें कि इसमें इंसुलिन का फैक्टर आता है, इसमें मेटाबॉलिक हेल्थ आती है, इसमें कोई कई सारे हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये केवल एक ओवरी से रिलेटेड या फर्टिलिटी से रिलेटेड इशू नहीं है। तो ये नाम अभी चेंज करने की जरूरत महसूस हुई। तो ये एक टाइमलाइन है। चलिए अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब सबसे पहली बार इसका नाम स्टाइन लेवेंथाल सिंड्रोम रखा गया, तो एक क्लासिक ट्रायड था जिससे कि हम डायग्नोस करते थे कि इस पेशेंट को ये स्टाइन लेवेंथाल सिंड्रोम है कि नहीं। तो उसमें इन लोगों ने उस समय के डॉक्टर्स ने जो फाइंड आउट किया था कि अगर किसी फीमेल को एमिनोरिया या ओलिगोमेनोरिया है, यानी कि उसको पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, पीरियड्स लेट हो जाते हैं, हर्सुटिज्म की प्रॉब्लम है, यानी कि मेल पैटर्न जैसा होता है वैसे हेयर ग्रोथ एक्सेसिव होना, ज्यादा हेयर अनवांटेड हेयर होना, और साथ में जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, जिनकी ओवरीज एनलार्ज हैं, पर्ल वाइट
उनके सिस्ट हैं। तो इस टाइप के अगर तीनों सिस्टम, दैट इज तीनों, अगर आपको सिम्टम मिले, देन ओनली वी कैन आइडेंटिफाई इट एज अ स्टाइन लेवेंथाल सिंड्रोम। तो ट्रायड क्या था, ये तीनों चीजें होनी आवश्यक थी कि हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर एक चीज है तो हम नहीं कह सकते कि ये स्टाइन लेवेंथाल सिंड्रोम के अंतर्गत आता है। तो ऐसे ही उस समय कई और वेरिएशंस थे। एक तो ये था जो बेसिकली फॉलो होता था। दूसरा था क्लिनिकल ट्रायड, जिसमें किसी महिला को क्रॉनिक एन एव्यूलेशन है, मतलब उसको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है क्रॉनिक काफी समय से है, और हर्सुटिज्म की प्रॉब्लम है, या उनको मोटापे की दिक्कत है। तो ये तीन लक्षण हैं, तो वो डायग्नोज करते थे कि ये प्रॉब्लम है। सिमिलरली एक होता था सर्जिकल या एनाटॉमिकल ट्रायड, जैसे कि किसी महिला को पीरियड समय पर नहीं आना, और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होना, और साथ ही दोनों ओवरीज में पॉलिसिस्टिक बिहेवियर दिखना। तो ये तीनों होंगे तो डायग्नोस हो सकता है। तो ये उस समय अलग अलग टाइप के वेरिएशंस थे। और अगर हम बात करें, जब इसका नाम हो गया पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तब जो बहुत एक गोल्ड क्राइटेरिया हुआ करता था, रॉटरडैम क्राइटेरिया 2003 से ये फॉलो होना शुरू हुआ। अभी तक हम इसको ही एक मापदंड का पैमाना मानते चल रहे थे। तो दिस डायग्नोस्टिक एरिया वाज लाइक ओलिगो और एन ओव्यूलेशन, मतलब पीरियड्स का ना होना, लेट होना, या साल में 8-9 बार ही पीरियड्स होना। द नेक्स्ट क्राइटेरिया वाज हाइपर एंड्रोजेनिज्म, वही जैसे एक्ने होना, या मेल पैटर्न जैसे हेयर, अनवांटेड हेयर होना, फेशियल हेयर होना जो कि महिलाओं में नॉर्मली नहीं होते हैं, और साथ में पॉलिसिस्टिक ओवरीज ऑन अल्ट्रासाउंड। बट इसमें क्या बदला, इसमें ये बदला कि जैसे कि पहले ट्रायड की बात कर रहे थे हम स्टाइन लेवेंथाल सिंड्रोम में, उसमें तीनों क्राइटेरिया होने जरूरी थे। तो इसमें अगर कोई भी दो क्राइटेरिया मिले तो हम आइडेंटिफाई कर सकते थे कि हम इसको पीसीओएस की श्रेणी में लाए। जैसे कि अगर किसी महिला को अल्ट्रासाउंड में पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं और उसके पीरियड समय पर नहीं आते हैं, तो ये एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया था। या अगर कह लो उनको एक्सेसिव एंड्रोजन्स थे, मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन भरा हुआ है, और उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, बट उनकी ओवरीज अल्ट्रासाउंड में नॉर्मल दिखा रहे हैं, तो भी हम इसको पीसीओएस की श्रेणी में मान के चलते हैं। तो तीनों जो क्राइटेरिया हैं उनका होना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। दो क्राइटेरिया हमें मिल गए तो देन वी कैन से दैट। अब हम बात करें अब की जो हमने पीएमओएस में क्या ऐसा क्या चेंज हुआ है। तो पहला तो एक ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन होना चाहिए। ठीक है, ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन को हमने बिल्कुल अच्छे से गाइडलाइन किया है। इरेगुलर या एब्सेंट पीरियड, मतलब जिस महिला में कि हम कह नहीं सकते ओव्यूलेशन हो रहा है, जिनके पीरियड्स नॉर्मल नहीं हो रहे हैं, रेगुलर नहीं हो रहे हैं, फ्यूअर देन लेस देन 8 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पर ईयर, मतलब साल में 8 से कम बार पीरियड्स आ रहे हैं, तो टोटल हम बात करें तो वो ऐसा उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो साइकिल मतलब पीरियड की साइकिल वो 35 दिन से लंबी हो, या 21 दिन से छोटी हो, मतलब टाइम से नहीं आ रहे, या बहुत जल्दी आ रहे हैं, या काफी लेट आ रहे हैं। और एक और क्राइटेरिया है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पीरियड्स फॉर 90 डेज और लॉन्गर, तो इसको भी हम एक इस श्रेणी में मानेंगे। तो इनमें से जो भी अगर प्रॉब्लम है तो वो ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन में गिनी जाएगी। तो ये जो हम बेसिकली बात कर रहे हैं, ये हम बात करें एडल्ट्स की। एडल्ट्स बेसिकली 20 ईयर्स के ऊपर के महिलाओं में अगर ये सब लक्षण है, क्योंकि टीनेजर्स के लिए एक अलग क्राइटेरिया, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज हाइपर एंड्रोजेनिज्म, तो मेल हार्मोन की अधिकता। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा एडवांस हो चुके हैं। मेल हार्मोन की अधिकता कैसे पता चलेगी? इट कैन ईदर बी थ्रू द फिजिकल सिम्टम्स और ब्लड पैनल्स। तो फिजिकल सिम्टम्स कैसे, विजिबल साइंस क्या दिखेंगे एक क्लिनिशियन को? क्या किसी महिला में एक्सेस फेशियल हेयर हो, या बॉडी हेयर एक्सेस हो, और सिवियर एक्ने, या मेल पैटर्न हेयर थिनिंग ऑन द स्कैल्प। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कई ऐसी महिलाएं आती है हमारे पास हेयर ट्रीटमेंट के लिए आती है कि मुझे, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे को मुझे थोड़ा गंजापन जैसा आ रहा है, तो मुझे इसका ट्रीटमेंट चाहिए। तो बहुत ही मास्क करके आती हैं वो, मतलब ये प्रॉब्लम बहुत ही मास्क करके हम डायग्नोज कर पाते हैं
कि वो आई तो हमारे पास किस लिए, हेयर प्रॉब्लम के लिए। बट हम लोग एज अ होम्योपैथ हमें उसकी डिटेल में जाना पड़ता है कि ये बाल झड़ना इज द प्रॉब्लम, तो रूट कॉज क्या है, कहीं ये पीसीओएस तो नहीं है, कहीं इसका रीजन हॉर्मोन्स तो नहीं है, कहीं इसका कोई और रीजन तो नहीं है। तो हम ये देखते हो, कई बार मैं पूछती हूँ जब महिलाओं से, तो वो जो लोग नहीं जानते होम्योपैथी की गहराई को, तो उन्हें ऐसा लगता है कि बोले नहीं, हमें पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें उसका ट्रीटमेंट नहीं चाहिए मैम, हमें तो केवल बालों का ट्रीटमेंट चाहिए। अब वो ये नहीं समझ पाते कि बालों का ट्रीटमेंट तो तभी हो पाएगा व्हेन वी होम्योपैथ्स वर्क ऑन द रूट कॉज। तो जब तक हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, उसका इलाज नहीं करेंगे, तो बाल कैसे ठीक होंगे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। तो जब तक आप अच्छे से डिटेल हिस्ट्री नहीं लेंगे, पूरी जानकारी नहीं लेंगे और इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, तब तक आप इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते। ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे पास एक यंग गर्ल आई और उसको बहुत एक्ने हो रहे थे, बेसिकली ऑन द जॉ लाइन, काफी बड़े बड़े हो रहे थे। तो बोले मैम मुझे तो एक्ने की प्रॉब्लम है, वो दिखाओ। तो हम सब होम्योपैथ अच्छे से डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। डिटेल हिस्ट्री हम लोग लेते ही इसलिए कि हम पूरे व्यक्ति को क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, उसके पूरे मेंटल सिम्टम्स, उसके फिजिकल सिम्टम्स, उसकी पास्ट हिस्ट्री, इन सब का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट योगदान होता है। तब हमें पता चलता है कि आपकी प्रॉब्लम एक्ने नहीं है, जैसे मैं इस केस में बता रही हूँ, एक केस में आपकी प्रॉब्लम एक्ने नहीं है, आपकी प्रॉब्लम पीसीओएस है। तो रूट कॉज पे हम वर्क करते हैं, तो एक्ने तो इज जस्ट रिजल्ट, वो तो अपने आप ठीक हो ही जाएंगे। तो ऐसे बहुत ध्यान से हमें डायग्नोज करना पड़ता है इस प्रॉब्लम के लिए। तो एक तो हम ये बात हो गई क्लिनिकल की, और दूसरी बात हम कर रहे हैं बायोकेमिकल की। तो ब्लड टेस्ट से भी हमें पता चल जाता है कि फ्री टेस्टोस्टेरोन ज्यादा तो नहीं है, मेल हॉर्मोन्स बड़े तो नहीं हुए। तो इनमें से भी हम दोनों पैमानों में से हम देख सकते हैं कि हाइपर एंड्रोजेनिज्म की समस्या तो नहीं है। नेक्स्ट जो चेंज हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वो दोनों क्राइटेरिया तो बेसिकली वो सेम ही है। तो इट इज ओवेरियन चेंजेस और एलिवेटेड एएमएच। तो ये जो मॉडर्नाइज ट्रैक है, ये थर्ड क्राइटेरिया है, ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। तो एक ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड से अगर 20 या मोर फॉलिकल्स हैं अंडर डेवलप, जो हम कहते हैं उनको एक्सैक्स, एक ओवरी में है, या ओवेरियन वॉल्यूम जो है ग्रेटर है 10 ml से, तो देन वी कैन कंसिडर कि आपको पीएमओएस की प्रॉब्लम है। तो एक नया जो ऑप्शन अब हमें तलाशने की जरूरत है, एंटी मलेरियल हार्मोन ब्लड टेस्ट का जो ऑप्शन है। तो जो लेटेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से अगर एएमएच इज एलिवेटेड, तो ये, तो हमें आपको अल्ट्रासाउंड कराने की भी जरूरत नहीं है। तो ये इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड नाउ कि इफ एएमएच इज हाई, तो आप समझ लो कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो इन तीनों में से जो मैंने अभी डिस्कस किए, कोई भी दो क्राइटेरिया हो, तो हम कह सकते हैं कि दिस वुमन और दिस फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम पीएमओएस। और अगर हमने एएमएच करा लिया, तो बस हमको समझ में आ गया, हमें अल्ट्रासाउंड की भी जरूरत नहीं है, कि वी आर ऑन द राइट पाथ ऑन द डायग्नोसिस। अब हम बात करते हैं बेसिकली एडल्ट फीमेल्स की। लेकिन स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो है एडोलेसेंट्स के लिए बिटवीन द एजेस ऑफ 10 to 19, तो इसमें अल्ट्रासाउंड और एएमएच टेस्टिंग इट इज नॉट रिकमेंडेड। क्यों रिकमेंडेड नहीं है? बिकॉज ऑलरेडी इस एज में उनको मल्टीफॉलिकुलर ओवरीज होंगी, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो इसमें डायग्नोज करना है, तो पहले दो क्राइटेरिया जैसे हमने बात की थी, जैसे कि पीरियड्स आपके टाइम पे नहीं आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, इरेगुलर हो रहे हैं, और हमने बात की थी हाइपर एंड्रोजेनिज्म। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया हैं, विदाउट गेटिंग दिस डायग्नोस्टिक, वी कैन स्टिल लेबल इट एज पीएमएस। तो मतलब इरेगुलर पीरियड्स और हाई एंड्रोजन से। तो इस केस में अगर हम वो कराएंगे एएमएच वाला एंटी मलेरियल हार्मोन का ब्लड टेस्ट, या हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तो दैट विल नॉट बी अ वैलिड थिंग टू डायग्नोस। अब इसमें क्या लें क्या छोड़ें, तो की एक्सेप्शंस एंड रिक्वायरमेंट्स। तो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, तो पहले तो हमें एक्सक्लूजन देखना है कि कहीं हम इसको किसी और चीज से कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं। तो पीएमओएस कंफर्म करने के से पहले हमें एक ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत है, कि हम देख लें कहीं थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है, थायराइड वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। कई केसेस में प्रोलैक्टिन बड़ा होता है, हाई प्रोलैक्टिनिमिया होती है, कई बार कोई सिस भी हो सकती है, कोई ट्यूमर्स भी हो सकते हैं,
या कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया है, तो उन कारणों को हमें एक्सक्लूड करके चलना है कि उन वजह से ये लक्षण तो नहीं आ रहे हैं जो हम पीएमओएस को कंफ्यूज कर रहे हैं। साथ ही द मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग मैंडेट, ये एक बहुत जरूरी है आज के जमाने में। अब हम जब इसके रेपरकशंस देख रहे हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, बेसिकली ऐसा नहीं हम कह सकते कि 2 आउट ऑफ 3 में बहुत जरूरी है, बट ये आज के जमाने में कराने वाली चीज है। मेटाबॉलिक पैनल, जिसमें कि हम पता लगा पाए कि फास्टिंग ब्लड शुगर क्या है, HbA1c कराना चाहिए ऐसे पेशेंट्स में, और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को असेस करने के लिए भी हमें जांच करानी चाहिए। तो ये जो हम मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग कराएंगे, जो वो बहुत आवश्यक है आज के डायग्नोसिस के एरिया में। तो अब हम बात करें कि चेंज की जरूरत ही क्या थी। तो चेंज की जरूरत ही इसलिए थी कि जो पुराना नाम था वो डिस्क्राइब नहीं कर रहा था, उसकी जो स्पेक्ट्रम था, जो उस प्रॉब्लम का स्पेक्ट्रम है, उसको ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा। इसमें क्या होता था, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये ऐसा बताता था, इससे ऐसा लगता था सुनने के बाद कि ओवेरियन सिस्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बट डॉक्टर टीट और उनके कॉलीग्स ने, अभी जो हम बात करें लैंसेट पेपर की वजह से ही नाम चेंज, लैंसेट पेपर में ये आर्टिकल आया कि इसका नाम चेंज हो गया, तो अगर इसका श्रेय जाएगा तो डॉक्टर टीड और उनके कॉलीग्स को जाएगा, और बहुत सारे और डॉक्टर्स जो सालों से इस फील्ड में काम कर रहे थे। तो लैंसेट में पेपर पब्लिश हुआ, तभी से उसका नाम चेंज हुआ कि केवल ओवेरियन सिस्ट की वजह से ऐसी दिक्कत नहीं होती, इस दिक्कत का कारण कोई और है, और बहुत सारे रिपरकशंस हैं। और दूसरा, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में फॉर जो हमें स्मॉल एंड्रल फॉलिकल्स मिलते हैं, वो बेसिकली इमेच्योर फॉलिकल्स हैं जो डेवलप नहीं हो पाए, लेकिन उन्हें एक सिस्ट नाम देना तो बहुत ही इनएक्यूरेट है। दैट इज व्हाई वी नीडेड टू चेंज द नेम। तो इसकी वजह से, सिस्ट नाम होने की वजह से, पीसीओएस होने की वजह से कंफ्यूजन रहता था, पेशेंट्स में रहता था, डॉक्टर्स में भी रहता था, पॉलिसी मेकर्स, पब्लिक, आम जनता भी कई बार, जैसे अगर किसी को सिस्ट नहीं आए मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी में, तो कहते थे कि आई डोंट हैव दिस प्रॉब्लम, भाई इसका नाम ही पॉलिसिस्टिक है, माई ओवरीज आर फाइन, देयर इज नो सिस्ट ऑन माई ओवरी, तो आई एम फाइन। तो एक बहुत सारी चीजें थी जो हमें हमेशा समझाना पड़ता था, हमें पता है कि हम लोग डेली जूझते थे इससे। नेक्स्ट बात करें कि ऐसे बहुत सारे क्लिनिशियंस थे, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स थे, कई बार वो अच्छे से देख नहीं पाते थे, ओवरलुक करते थे कि इस वजह से क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या उनकी हार्ट हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है, मेटाबॉलिज्म पे, लिवर हेल्थ पे, इसकी वजह से मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाती है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन, फर्टिलिटी, ये सब तो होता ही है, लेकिन इसके वजह से इन सब चीजों में भी प्रॉब्लम्स आती है। तो वो चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं हो पाती थी, इसीलिए एक नाम बदलने की जरूरत थी। दूसरा, पीसीओएस नाम जो है, ये एक नाम जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम के लिए एक छोटा सा नाम दिया गया था, क्योंकि ये एंडोक्राइन सिस्टम से भी रिलेटेड है, आपके हॉर्मोन्स से भी रिलेटेड है, जो हॉर्मोन्स फिजिकल लेवल के अलावा मेंटल लेवल पे भी फोकस करते हैं। तो सिस्ट कहने से फोकस केवल ओवरीज पे रह रहा था, जो मेंटल हेल्थ है, जो एंडोक्राइनल हेल्थ है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे, वो सब चीजें थोड़ा ओवरशैडो हो रही थी। तो इससे डायग्नोसिस बहुत एक्यूरेट और ट्रीटमेंट जो एक बड़े अरीना में होना चाहिए, तो वो एडिक्वेट नहीं हो पा रहा था। डब्ल्यूएचओ के अनुसार 70% ऑफ अफेक्टेड फीमेल्स अनडायग्नोस्ड रह जाती हैं। तो आई थिंक एक ये भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर रहा कि आप देखिए, एक में से, मतलब 8 में से एक वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस, इतना हमें पता है। लेकिन अगर हम ये डब्ल्यूएचओ का ये देखें आंकड़ा कि 70% आर अनडायग्नोस्ड, तो जब ये होगा तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितनी सारी और महिलाएं या लड़कियां डायग्नोज हो पाएंगी, उनका सही से इलाज हो पाएगा, उनके ऊपर ध्यान दे पाएंगे, और उनकी मेंटल फिजिकल हेल्थ बेटर हो पाएगी इसकी वजह से। तो 170 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, विमेन, दे सफर फ्रॉम दिस, लेकिन अभी बहुत सारी हैं जो पता ही नहीं है। इसीलिए पीसीओएस का नाम पीएमओएस हुआ है, ताकि उन लोगों को भी इंसाफ मिल सके, उन लोगों को भी ट्रीटमेंट मिल सके।
अब देखिए पीएमओएस का मतलब क्या है, ये किसके लिए स्टैंड करता है। पी इज फॉर पॉली एंडोक्राइन। तो पीएमओएस बेसिकली एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसमें बहुत अलग अलग तरीके के आपके हॉर्मोन्स डिस डिसऑर्डर हो जाते हैं, और इसमें कई एंडोक्राइन एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं, है ना, जो केवल ओवरीज से रिलेटेड नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो एबनॉर्मेलिटीज हैं, इनसे क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन में डिस्ट्रप्शन हो जाता है, एंड्रोजन प्रोडक्शन हो जाता है, मेल हार्मोन ज्यादा बढ़ने लगते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन सिग्नलिंग में गड़बड़ हो जाती है, ब्रेन फॉग हो जाता है, शुगर इज लॉट इन योर ब्लड, फिर वो आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है। तो उसकी वजह से एक एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, मेमोरी लॉस, तो ये सब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, और साथ में ओवेरियन हॉर्मोन्स तो डिस्टर्ब होते ही हैं। ऐसा पाया गया है कि 85% महिलाएं जिनको पीएमओएस की शिकायत है, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को हमें पहचानना जरूरी है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भविष्य में उनको और कई बीमारियों का खतरा होता है। तो उस खतरे का अंदेशा लगाने के लिए ये पीएमओएस में पी वर्ड जो है इसी को सिग्निफाई कर रहा है। और ऐसा पाया गया है 75%। देखिए पहला तो ऐसे माना जाता था कि जो महिलाओं जिनका वेट ज्यादा है उनको ये प्रॉब्लम है, लेकिन 75% जो दुबली महिलाएं हैं, जो बहुत जिनका वजन बढ़ा हुआ नहीं है, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है, और उनमें ये पाया गया है कि उनका एंड्रोजन सिक्रीशन उनका भी बढ़ा हुआ है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस उनमें भी बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है। एम वर्ड स्टैंड्स फॉर मेटाबॉलिक। तो इसका एक सेंट्रल रोल है, मेन मेटाबॉलिक रोल ही है, बिकॉज इससे मेटाबॉलिक रिपरकशन ज्यादा होते हैं, और जेनेटिक ओरिजिन्स भी देखे गए हैं। तो आपने ऐसा देखा होगा कि जिन महिलाओं को पीएमओएस की शिकायत है, तो उनको ब्लड शुगर टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस हैं, उनका ग्लूकोज टॉलरेंस इम्पेयर्ड होता है, और जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज, ये हो जाती है। इसके अलावा डिसलिपिडीमिया, उसके अलावा उनको हाइपरटेंशन की परेशानी हो जाती है, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें ये सब जांच कर इनका ट्रीटमेंट करना भी बहुत आवश्यक है। तो रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि ऐसी महिलाएं जिनको पीएमओएस है, तो उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज की 2% डबल रिस्क हो जाती है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की 2.5 गुना, स्ट्रोक की तो 2 गुनी। तो ये सब नॉर्मल लोगों से डबल हो जाती है। तो इस फैक्टर को भी हमें ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। अब नेक्स्ट अल्फाबेट है ओ, दैट इज ओवेरियन। तो ओवरीज का रोल अभी भी है, ओवेरियन डिस्फंक्शन स्टिल इज देयर, बट उसके अलावा एंडोक्राइन फंक्शंस, मेटाबॉलिक थिंग्स, तो उनको भी हमने सम्मिलित किया है। तो ओवेरियन डिस्फंक्शन स्टिल इज देयर इन पीएमओएस, लेकिन वो केवल एक ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन के तौर पर है। उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होंगी, और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होगी। तो हमने जो टर्म इसमें सिलेक्ट हुआ है वो ओवेरियन हुआ है, ओव्यूलेटरी नहीं। क्योंकि ये जो ओवेरियन टर्म है ये बहुत अच्छे से कैप्चर करता है, मतलब एंडोक्राइन प्रॉब्लम को, फॉलिक्यूलर पैराक्राइन डिस्टर्बेंसेस को। और ये बहुत ज्यादा चीज ऐसी है कि इसे हमें मेनोपॉज के बाद भी महिला के लाइफ में इसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जो नाम पीसीओएस से पीएमओएस नाम बदलने की जो एक जर्नी है, ये लगभग 14 साल की कड़ी विश्वव्यापी मेहनत का नतीजा है। हमें तो ऐसा ही लगा जैसे कि दिन एक ही झटके में नाम बदल गया, लेकिन इट टुक 14 years। तो रिसर्चर्स ने और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने साथ मिलके काम किया, और बहुत सारे एफर्ट्स हुए इसके लिए। और जो मेन, जो डॉक्टर प्रोफेसर हेलेना जी टीड, जिनकी हमने अभी पहले भी बात की थी, ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी की, इन्होंने बहुत अथक प्रयास किए। तो शी वाज द मेन पर्सन हु टुक दिस प्रोसेस फॉरवर्ड। और 12 मई 2026 में लैंसेट में पब्लिश किया गया कि इसका अब नाम परिवर्तन हो गया है। और ये सब चीजें आप ये देख सकते हैं, केवल नाम ही परिवर्तित नहीं हुआ है, डायग्नोसिस और वो सब चीजें जो इससे रिलेटेड है हमने डिस्कस करी हैं, वो भी परिवर्तित हो गया है।
तो ये कैसे, ये जर्नी में इसमें क्या हुआ बेसिकली, तो इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, बहुत सारे गवर्नेंस गवर्नेंस और बहुत सारे लीडिंग एकेडमिक, क्लिनिशियन और पेशेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने साथ में मिलके, इसमें लगभग 56 ऑर्गेनाइजेशंस थी अराउंड द वर्ल्ड जिन्होंने वर्क किया। और कई सर्वेज हुए 2025 में, 26 में। और आप देखिए 14,360 रिस्पॉन्सेज पेशेंट्स के और अलग अलग हेल्थ प्रोफेशनल्स के, उन सबको देख के और आगे डिस्कस करते हैं और क्या। इसके अलावा कई वर्कशॉप्स हुई 2025 26 में, इसमें 90 रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे विश्व के ये लोग बैठे, इन्होंने इस पे काम किया। फिर मार्केटिंग और कम्युनिकेशन एनालिसिस किया गया, ग्लोबल जो ब्रांडिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, और एक ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी बनाई गई। देखिए नाम आपने चेंज कर दिया, आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे ये होने वाला है, बट पूरे विश्व में अभी तक जो वर्ड चल रहा है वो क्या चल रहा है, पीसीओएस। तो उसको इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रैटेजी भी तो एक आपके पास होनी चाहिए। तो वो सब का भी पहले से ही गहन अध्ययन किया गया। और ये सर्विस कब से चले, 2017 एंड 2023। लगभग कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, 22,000 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। और साइंटिफिक एक्यूरेसी, ईज ऑफ कम्युनिकेशन, स्टिग्मा रिडक्शन, इस पे फोकस करके उन लोगों ने वर्क किया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लगभग 56 पेशेंट ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज, 22,000 रिस्पॉन्सेज, ये सब ने इवॉल्व करके हमारा नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ है। अब हम बात करें जैसे कि बेसिकली इसको देखा जाता था केवल इनफर्टिलिटी से, लेकिन अब हम इसको देखेंगे टाइप 2 डायबिटीज की तरफ से, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की ओर से भी, और मेटाबॉलिक डिजीजेस की ओर से भी, और फैटी लिवर टाइप के प्रॉब्लम से भी। तो इनफर्टिलिटी में इसमें क्या चेंज होता है, देखो बेसिक ट्रीटमेंट रिमेन्स द सेम, क्योंकि जो जो मोस्ट कॉमन कॉज है, इट कॉजेस ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन। तो जब ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम तो आ जाती है। तो इंटरनेशनल एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन जो पीसीओएस की थी, वो अभी 195 कंट्रीज में चल रही है। तो धीरे धीरे इसमें, और मैं आपको बताऊंगी, लगभग एक 3 साल का पीरियड रखा गया है जिसमें कि पीसीओएस को फेज आउट करके, और हम आर्टिकल्स की बात करें, साइटेशंस की बात करें, तो 3 साल की अवधि में इसको चेंज करके पीओएमएस किया जाएगा। सो व्हाट स्टेज द सेम, देखिए कंडीशन जो थी वो है, उसका नाम बदला है। नाम बदलने से उसकी पहचान बदली है। बेसिक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तो वही है, लेकिन एएमएच की बात करें, वो वाला डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एक आई ओपनर है, वो पहले भी यूज होता था, अब और बेटर यूज होगा। अब भी हमें डायग्नोसिस के लिए दो चीजें एटलीस्ट चाहिए, चाहे हमें ओलिगो या एन ओव्यूलेशन चाहिए, चाहे क्लिनिकल या बायोकेमिकल हाइपो एंड्रोजेनिज्म की प्रॉब्लम चाहिए, या एएमएच हार्मोन बढ़ा हुआ है, या अल्ट्रासाउंड पे पॉलिसिस्टिक ओवरीज आई हैं। तो इन तीनों चीजों में एनी कोई भी दो क्राइटेरिया हो डायग्नोसिस के लिए, पहले भी वो थे, अभी भी वो हैं। और ये ट्रांजिशन पीरियड है, आज अभी से लेके 3 साल तक धीरे धीरे इसका नाम पूरा हर जगह बदल के पीएमओएस हो जाएगा, बिकॉज नथिंग हैपेंस इन अ डे। तो ये होने से जो बहुत नॉलेज का एक गैप था, जो पेशेंट्स में डिससेटिस्फैक्शन था, हमें बहुत बार महिलाओं को समझाना पड़ता था या बच्चियों को समझाना पड़ता था कि अगर इनमें से दो, तीन में से दो लक्षण मिल रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करने पर अगर आपकी ओवरीज नॉर्मल आ रही है तो भी आप पीसीओएस से ग्रस्त हो रहे हैं। तो अब ये बहुत इजी हो गया है कि उसका नाम ही चेंज हो गया, तो वो उनको सिस्ट की बात प्रोमिनेंट हो ऐसा नहीं है। तो हम इजीली समझा पाएंगे और इजीली उनका ट्रीटमेंट हो पाएगा। अब कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में, हम डिस्कस कर लें पीएमओएस के बारे में। देखिए 70% जो प्रेवलेंस होता है पीएमओएस कंडीशन में, तो उसमें ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े होते हैं और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये कम हो जाता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि हार्ट हेल्थ पे इसका एक नेगेटिव असर पड़ता है इस सिंड्रोम की वजह से। उससे जो है पर्सन मोर ससेप्टेबल हो जाता है। तो उसके लिए जब हम जांच कराए तो ब्लड पैनल में हमें ट्राइग्लिसराइड्स, एचडीएल, ये सब जांचों के में भी इसका भी देखना पड़ेगा और उस हिसाब से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करें जो अर्लीस्ट साइंस होते हैं एंड्रोजेंस की, कैसे हम पहचाने एडोलेसेंस में, वो बेसिकली एक्ने होते हैं।
तो एक्ने कहाँ होते हैं? बेसिकली जॉ लाइन के आसपास होते हैं, जनरली ऐसा पाया गया, चिन एरिया पे होते हैं या नेक के अपर एरिया में पाए जाते हैं। और वो जो पीएमओएस की वजह से जो एक्ने होते हैं, तो वो थोड़े बड़े होते हैं, मोटे, दे मोर लाइक सिस्ट। और जनरली उसमें वो फूट भी नहीं पाते हैं, काफी बड़े होते हैं। तो जब हम ये ऐसे बेसिकली साइंस देखें तो बहुत अच्छे से हम इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। और फिर अगर हम एक ब्लड टेस्ट कराएंगे तो इसका हम कॉन्फर्मेशन भी कर सकते हैं। इसकी वजह से हायर इंसिडेंस ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज, मतलब महिलाओं में गर्भधारण के दौरान डायबिटीज होना, तो ये भी एक उसका रीजन है। इसकी वजह से मिसकैरेजेस भी बहुत हो जाते हैं। डिलीवरीज जो है वो अपना समय भी पूरा नहीं कर पाती, इसलिए प्री टर्म डिलीवरीज हो जाती हैं। और स्टिल बर्थ्स भी बहुत होते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी हम ये सब इसके प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। लगभग 50 से 70% महिलाएं जिनको ये प्रॉब्लम है उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। जैसे हम इसमें देखें कि जब हम अनहेल्दी कार्ब्स खाते हैं, चाहे आज के जमाने की बात करें तो बहुत ही हर व्यक्ति को, हर बच्चे को पसंद है कि मुझे मैकडोनल्ड जाना है या मुझे बर्गर किंग जाना है, तो वहां के फ्राइज खाने हैं, मुझे बर्गर्स खाने हैं, या आई वांट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो ये सब अनहेल्दी कार्ब्स हम लेते हैं तो उससे इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और फिर इतना इंसुलिन ओवर प्रोड्यूस होता है कि सेल्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं, और फिर वो जो एक्सेस ब्लड शुगर है वो स्टोर हो जाता है फैट के रूप में बॉडी में, जिससे कि आप धीरे धीरे लेथार्जिक हो जाते हैं और भूख ही लगती रहती है और गुस्सा आता रहता है। तो ये एक साइकिल चलती है, और अगर आप ये करेंगे तो फिर आपके पेट के लोअर एब्डोमेन जो है वहां पे फैट और डेपोजिशन होगा। तो जब और डेपोजिशन होगा तो आपका वजन तो खैर बढ़ ही रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बिकॉज ढंग से हॉर्मोन्स आपके वर्क नहीं करेंगे। तो इट्स अ साइकिल, विशियस साइकिल दैट विल कंटिन्यू ऑन एंड ऑन। तो इस बात पे हमें फोकस और करना है। अब हम बात करें इसकी वजह से क्या होता है। एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है, बुलिमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, भूख नहीं लगना। तो ऐसा नहीं है कि केवल इसकी वजह से भूख ही ज्यादा लगेगी। तो कई बार भूख भी नहीं लगती, लेकिन भूख नहीं लग रही फिर भी वेट बढ़ेगा, या आपका वेट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो अगर आपका वेट भी ओवर कम हो गया, अगेन आपको हॉर्मोन्स वाला स्ट्रेस हो जाएगा। अब बात करें बुलिमिया की, तो इस केस में आपको अंदर से खाने की, ओवर ईटिंग की आपकी इच्छा होगी, बट वो एक डर मानसिक तौर पे आपको रहेगा कि कहीं मेरा वजन ना बढ़ जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। तो आप खाएंगे और फिर यू वुड लाइक टू थ्रो अप सो दैट माई वेट डजंट इंक्रीज। और बिंज ईटिंग, टीवी देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, बस खाना चलता रहेगा, कुछ ना कुछ मंचिंग चलती रहेगी। तो ये सब जब चीजें होंगी तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ेगा, इसकी वजह से वेट बढ़ेगा, तो मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ेगा, आपकी लिवर पे जोर पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन आपकी और बढ़ेंगी, आपके हॉर्मोन्स और बिगड़ेंगे। इसकी वजह से हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी हो जाता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए, इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, आपका वजन बढ़ता है, भूख ज्यादा लगती है, आपका वेट बढ़ेगा। तो वेट जब आप लेटेंगे सोएंगे तो उसका प्रेशर लंग्स पे जाएगा, इवन आपके एरियल पैसेजेस दे आर गोइंग टू गेट थिकन। तो आप ढंग से सांस भी नहीं ले पाएंगे, हमेशा पेट फूला रहेगा। तो उसकी वजह से ब्रेथलेसनेस होना, सांस न ले पाना, लेटने पे दिक्कतें होना, तो ये सब प्रॉब्लम्स बनी ही रहेंगी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम पीसीओएस बात करते थे तो एंजाइटी और डिप्रेशन की तो बात ही कहीं से नहीं आती थी। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें एक है हायर रेट्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। भाई, हायर रेट ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन कैसे होगा? आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, ग्लूकोज आपका बहुत ज्यादा ब्लड में है, ब्रेन फॉग हो रहा है, ब्लड के पास, ब्रेन के पास सही से एनर्जी नहीं मिल पा रही है, आप सोच नहीं पा रहे हैं, जो आप काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से इरिटेशन विल बी देयर, उसकी वजह से एंजाइटी विल बी देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट,
कि हम नहीं सोच पा रहे, नहीं कर पा रहे, आपको अच्छे से नींद भी नहीं आएगी और स्लीप विल ऑल्सो बी डिस्टर्ब, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, और जो गाबा आपके पॉजिटिव हार्मोन्स हैं, जो कामिंग हार्मोन्स हैं, वो कम होंगे। तो ये सब जब चीजें रहती हैं तो महिलाएं जो है, ये जो बच्चियां हैं, वो अच्छा फील नहीं करते, फील गुड नहीं करते, सेरोटोनिन उनका कम हो जाएगा। तो इसीलिए उन केसेस में एंजाइटी बढ़ेगी। जब आपका वजन बढ़ता है तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, आप खुश नहीं रह पाते, जो आप करना चाहते हैं, जिस टाइप का एक लाइफस्टाइल चाहते हैं, वो चेंज हो जाता है। तो एक मन में टेंशन बना रहता है, मेरा वजन कम नहीं हो रहा। तो वो सब चीजें इसकी वजह से हो जाती हैं, और महिलाएं और एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। तो लोग सोचते हैं नहीं, केवल इनके तो बस ये ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, बट उन्हें ये नहीं पता कि इसकी वजह से एंजाइटी डिप्रेशन जैसी बड़ी बड़ी दिक्कतें भी हो रही हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, विटामिन डी। विटामिन डी लेवल्स अगर आपके सही रहेंगे तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस दूर करने में मदद मिलेगी और ओव्यूलेशन होने में मदद मिलेंगी। बट ऐसा पाया गया है, जो महिलाएं इनसे सफर करती हैं पीएमएस, उनका विटामिन डी लेवल कम होता है। तो विटामिन डी लेवल कम होगा तो आपको टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है। और यदि आपके ये लेवल्स ठीक है तो आप बहुत सारे इसके नेगेटिव रिपरकशन से बच सकते हैं, उनसे दूरी बना सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। तो आई थिंक सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन डी इन सच केसेस बहुत हेल्प करती है हमारे पेशेंट्स को। ये बहुत बड़ा रीजन था कि हमारा नेम चेंज हुआ है पीसीओएस का पीएमओएस, क्योंकि हर महिला, हर कन्या, हर बच्ची को जरूरी नहीं है कि सिस्ट हो, तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज जरूरी नहीं है अल्ट्रासाउंड पे हो, बट स्टिल इट कैन बी द सिचुएशन। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट है विटामिन बी 12। तो अगर विटामिन बी 12 आपका कम होगा तो उस केसेस में भी आपको नेगेटिव साइड इफेक्ट्स जो हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं। देखिए, पीएमओएस की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम रहती है, उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा रहता है। और जब हम बेसिक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज का, जैसे मेटफॉर्मिन हो गया, तो मेटफॉर्मिन की वजह से आपका बी 12 एब्जॉर्प्शन भी हैम्पर होता है, बी 12 एब्जॉर्प्शन आपका हैम्पर होगा। तो आपको जो है, आपको अनीमिया भी होने की संभावना रहेगी, बिकॉज आपका ब्लड सिंथेसिस, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो जहाँ पे बी 12 की डेफिशिएंसी होगी, साथ ही नर्व्स की प्रॉब्लम आ जाएगी, टिंगलिंग आ जाएगी, आपको थकान लगेगी, बॉडी बैलेंस बिगड़ने लगेगा। तो अगर हम इस जिन जो डेफिशिएंट है उनमें सप्लीमेंटेशन करें तो बहुत सारे इसके लक्षण, मतलब हम सुधार सकते हैं, बहुत सारी परेशानियों को ठीक कर सकते हैं। एंड 15 to 55% ऑफ women with PCOS they suffer from fatty liver, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, जो है ग्लूकोज स्टोर्ड इन द लिवर, मसल्स आर नॉट एबल टू यूज इट प्रॉपरली। तो फैटी लिवर डिजीज जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है ऐसी महिलाओं में। तो उसकी वजह से बहुत सारे रिपरकशंस हो जाते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, यू हैव एक्ने ऑन योर फेस, योर स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज। तो ये सब एक एक साइकिल है, और ये सब इंटरमिंगल्ड है, सब आपस में चीजें जुड़ी हुई हैं। तो एक बिगड़ती है तो बाकी सारी चीजें भी बिगड़ने लगती हैं। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया ही है कि टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, और खास तौर पर मिडिल एज्ड महिलाएं, उसमें 7% हाइयर रिस्क हो जाता है जिनको पीसीओएस या पीएमओएस डायग्नोस हुआ है। एक बहुत अच्छी रिसर्च हुई थी बंगाल में। तो उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो लोग बेसिकली बंगाल में दे हैव देयर स्टेपल डाइट, जैसे गेहूं की जगह वहां पे राइस ज्यादा चलते हैं। तो वहां पे दे फाउंड दैट व्हेन दे टेस्टेड फीमेल्स, तो उसमें जो चावल ज्यादा खाते थे, तो उनको ये पीएमओएस वाले लक्षण उनमें उस परेशानियां वो ज्यादा पाई गई। तो हम इस इन केसेस में इन महिलाओं को सजेस्ट करते हैं कि रादर देन हैविंग वाइट राइस, हैव ब्राउन राइस। और आजकल आपने सुना होगा कि जो इसका जो स्टार्च है, व्हाइट राइस में से हम स्टार्च का जो लेवल है, जिसकी वजह से हमें दिक्कतें आती हैं, तो उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा उपाय है कि आपको अगर व्हाइट राइस खाने हैं, फाइन, इट्स ओके, तो आप उनको बना के आप फ्रीज करें, ओवरनाइट फ्रीज करें, और सुबह उसको गर्म करके खाएं, तो उसका जो स्टार्च लेवल है वो काफी कम हो जाएगा। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट के लेवल्स जिनकी वजह से हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम आती है,
तो वो हम उसको दूर कर सकते हैं, काफी कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो राइस के बारे में भी हमें थोड़ा थिंकिंग चेंज करने की, थोड़ा अपने तरीकों, प्रिपरेशन के तरीकों को चेंज करके बहुत फायदा दे सकते हैं हम ऐसी महिलाओं को। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस। हम कार्डियो बहुत कर ले, खाली उससे काम नहीं चलेगा। तो इन केसेस में, पीएमओएस के केस में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हम मसल फाइबर बिल्ड करते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम अच्छे से ग्लूकोज को यूटिलाइज कर पाए और अपनी मसल्स बिल्ड करें। तो बहुत सारे लक्षणों में इसमें राहत मिलेगी। तो अगर आप वॉक करने की सोच रहे हैं, अगर आप साइकिलिंग या रनिंग की सोच रहे हैं, वो ठीक है, वो करना भी अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ वीक में कम से कम 2 दिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वजन उठा के अपनी बॉडी की मसल्स बनाने की ट्रेनिंग करने से बहुत फायदा मिलेगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इधर आगे एक केस के बारे में। तो इसमें एक गर्ल एज 24 ईयर्स, तो इसको प्रॉब्लम थी सेकेंडरी एमेन्योरिया की। तो उन्होंने बोला कि मेरे फर्स्ट पीरियड भी डिलेड थे, मुझे कभी पहले पीरियड आए नहीं, और वो आए जब मैंने दवाई ली तभी पीरियड्स आए। तो बेसिकली इसको पीरियड्स कभी आए नहीं नेचुरली, वो दवाई लेने के बाद एक बार पीरियड्स आए। एंड जस्ट सी हर एज इज 24 ईयर्स। तो उन्होंने बताया कि जैसे ही मैं एलोपैथिक दवाइयां लेनी बंद कर देती हूँ तो मेरे पीरियड्स आते ही नहीं है। तो उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई किए और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया, बट ऐसा कोई उनको लास्टिंग रिजल्ट्स नहीं मिले और उनके पीरियड्स भी नहीं आए। तो आप समझ सकते हैं कि 24 ईयर्स की एज हो गई है और उसको एक ही बार पीरियड्स आए हैं। तो दैट मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट नॉट ओनली फॉर हर, ऑन अ सोसाइटल लेवल, इवन उसके पेरेंट्स को कितनी टेंशन हो गई होगी उसके स्वास्थ्य को लेके। तो ये बेसिक कंप्लेंट्स है उनकी, कि पीरियड्स नहीं आए, फर्स्ट पीरियड वाज आल्सो डिलेड, पीरियड्स दवा लेने पे ही आए, और जब आए थे तो देवर डार्क स्कैंटी ब्लैक, और बहुत उसको दर्द होता था पीरियड्स के साथ, दे वर वेरी डिफिकल्ट। एंड उसके साथ उनको सफेद पानी की शिकायत, जो कि बहुत थिन पतला जैसा रहता था, और बहुत वीकनेस होती थी उनको वाइट डिस्चार्ज के साथ, और ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी रहती थी वेजाइना में। और उसकी जो कंप्लेंट्स थी जो हम लोगों ने पूछी, तो उनको अक्सर जुकाम की प्रॉब्लम रहती थी। ज्यादातर उनको कभी नाक बंद हो जाती थी, कभी नाक बहने लगती थी, और बहुत अजीब सी स्मेल आती थी, गंदी सी सड़ी हुई स्मेल। और उसके अलावा उन्होंने ऐसा बताया कि उनको सुबह जैसे ही उठती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बिकॉज आई हैव हेडेक इन द मॉर्निंग। और उनको ऐसा हेडेक होता था कि मतलब ऐसा लगता है कि फट रहा है सिर, और बेसिकली फोरहेड पे होता था और टेम्पल्स रीजन में ये हेडेक की प्रॉब्लम होती थी। उसके अलावा उनको मैंने देखा कि उनको काफी एक्ने हो रहे थे फेस पे, चेस्ट पे, शोल्डर्स, और खुजली भी होती थी साथ ही साथ, और बहुत एक्सेसिव फेशियल हेयर। वो तो हम जान ही सकते हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हर्सुटिज्म तो साफ ही दिख रहा था उनको। और इसके साथ साथ हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी हो रही थी, और सिर में खुजली, डैंड्रफ, ये वाली प्रॉब्लम भी उनको बहुत सारी हो रही थी। अब 2 साल से उनको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम थी, और जब वो 16 वर्ष की थी तब उनको पहली बार पीरियड आया, और उसके बाद से नहीं आया। और पिंपल्स की प्रॉब्लम 2 साल से हो रही थी, हेयर फॉल की 1 साल से हो रही थी, और जुकाम की प्रॉब्लम 1 साल से हो रही थी, और हेडेक 9 महीनों से ये परेशानी से ग्रस्त थे। और यदि हम पास्ट हिस्ट्री देखें तो उनको 3 वर्ष पहले मलेरिया की प्रॉब्लम शुरू हुई थी, और बार बार स्किन प्रॉब्लम्स बचपन से हो रही थी, और साथ ही पहले उनको मस्सों की प्रॉब्लम भी रही थी। यहाँ फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो हर फादर वाज अ डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव पर्सन, और उनकी मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम थी, और सिस्टर को हर्सुटिज्म एंड रिकरेंट एक्ने, और ब्रदर को एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम थी। This is her diet. She was a vegetarian, and she was studying dentistry, and she was unmarried. Appetite was irregular because वो पढ़ने में ज्यादा बिजी रहती थी, और खाना खाने के बाद वो थक जाती थी। Sleep was also disturbed and unrefreshed. These are her generalities. She had desire for sweets and aversion to none, और उनको मरे हुए लोगों के सपने आते थे, और मतलब खतरनाक, खतरा जैसा उनको दिखता था कि कुछ खतरा मुझे दिखाई दे रहा है सपनों में।
और बहुत ही एंशियस, उनको टेंशन हो जाती थी सपनों में, ऐसे ड्रीम्स आते थे। ये जनरलिटीज है। बाकी आई थिंक टाइम कम बचा है, तो आई जस्ट क्विकली फिनिश इट। तो शी वॉज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली, सबसे बड़ी थी। और जब वो पैदा हुई थी, तो हम यहीं से बात करते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि उनकी जो दादी थी वो खुश नहीं हुई थी कि उनके घर में एक लड़की का जन्म हुआ है, और वो आज भी उस चीज को याद करके वो बहुत गुस्सा होती है कि मेरी दादी मुझे चाहती नहीं थी कि मैं पैदा हुई हूँ, तो उनको कोई खुशी नहीं थी। बट उनके पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट, सपोर्टिव थे, और अभी वो डेंटिस्ट्री वो कर रही हैं। तो उनकी मम्मी ने बोला कि ये अक्सर चिड़चिड़ापन रहता है, इससे बात करो चिड़चिड़ी होती है, और बात ही नहीं करना चाहती है, और कंपनी इसको पसंद नहीं है, अकेले बैठना पसंद है, और हमेशा इसको टेंशन रहता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, मैं कैसे करूंगी, मैं जॉब करूंगी कि मैं और पढ़ूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था कि वो जॉब करे क्या। बट शी वॉज, हर फादर वॉज एन आईएएस ऑफिसर, तो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे, और सारे उनके भाई बहन बहुत ही इंटेलिजेंट और प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे। तो जो उनका माइंड और जो था, मूड बहुत ही चेंजेबल था, बहुत दुखी हो जाती थी, बहुत डिप्रेस हो जाती थी, कभी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, सोचते रहना, ये सब प्रॉब्लम्स उनको थी। और उनको अकेले बैठना पसंद था। तो यह आप देख सकते हैं, उनको बायलैटरल पॉलिसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम थी। सिम्टम्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक। दिस वाज व्हाट आई रेपर्टराइज्ड, एंड वी स्टार्टेड विथ ग्रेफाइटिस 200। तो उन्हें वीकली हमने ये दवाई दी, तो उन्होंने बोला कि हाँ, ल्यूकोरिया में थोड़ा आराम है, हेडेक भी बहुत बेटर है। बट उनको फिर भी पेट में थोड़ा दर्द होता था 2 दिन से। और फिर बीच में जब उनको एक और प्रॉब्लम हुई, तो उसके लिए हमने काली कार्ब दी, जैसे कि उनको बार बार थ्रोट डिज्नी और एक्यूट प्रॉब्लम हुई कोल्ड एयर से, तो उस समय दिया गया, उसके बाद हमने स्टॉप कर दिया। तो बेसिक, अभी भी काफी मंथ्स हो गए उनके मेंसेस नहीं आए, जो अपने आप कभी नहीं आए थे। तो हमने उनको फिर ल्यूकोरिया उनका फिर से शुरू हो गया था, तो वी अगेन एडमिनिस्टर्ड ग्रेफाइटिस 200, क्योंकि काली कार्ब तो हम बीच में दी थी फॉर एन एक्यूट प्रॉब्लम। और फिर भी उनको बाकी सब चीजों में आराम मिल गया, लेकिन उनके पीरियड समय पर नहीं आ रहे थे। और फिर उन्होंने बताया कि अभी मुझे दोबारा से वार्ड्स, जो उनको मैंने आपको बताया था कि पास्ट हिस्ट्री में उनको वार्ड्स थे, तो वो प्रॉब्लम अब मुझे दोबारा से आ गई है। तो यहाँ पर हमने उनको एक रेमेडी चेंज करके थूजा 10 एम दी उनको, थूजा ऑक्सीडेंटलिस। तो उनके वार्ड्स कंप्लीटली चले गए। जो उनको फेशियल हर्सुटिज्म की प्रॉब्लम थी, वो भी रिड्यूस हो गई, हेयर फॉल भी कम हो गया, बाकी चीजें भी उनकी बहुत अच्छी हो गई। और जब हमने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया, तो उनकी ओवरीज भी जो पॉलिसिस्टिक हो रही थी, उनमें प्रॉब्लम में आराम मिल गया। फिर उन्होंने नेक्स्ट वन बताया कि उनके पीरियड स्टार्ट हो गए, बट देवर ओनली इन द फॉर्म ऑफ क्लॉट्स। तो हम इतने खुश हुए कि जो कभी नहीं हुआ, वो होम्योपैथी ने कुछ महीनों में कर दिखाया, भले ही थोड़ा थोड़ा, बट दैट वाज द होप दैट वी वर हैविंग। तो उसके बाद, पीरियड्स आने के बाद, उसकी मदर ने बोला कि बहुत ही रिमार्केबल चेंज हमने उनके बिहेवियर में देखा, बर्ताव में। जो उनको इरिटेशन रहता है, जो सुबह उठते ही जो हमसे लड़ती थी, जो पूरे टाइम हम कुछ बात करें वो हम पे गुस्सा, चिड़चिड़ापन दिखाती थी, तो वो बहुत रिमार्केबली रिड्यूस हो गया। तो उनकी जो मेन दवाई थी ग्रेफाइटिस 200 भी कंटिन्यूड, उसके बाद फिर उनको धीरे धीरे पीरियड्स रेगुलर आने लगे। और फिर उनको पीरियड जब 3 दिन के हुए और बिल्कुल नॉर्मल हुए, तो शी वॉज सो हैप्पी कि होम्योपैथी हैज रियली हेल्प्ड हर, नॉट ओनली हेल्प्ड हर बट चेंज्ड हर लाइफ एज सच। तो बाकी सब प्रॉब्लम्स, हर्सुटिज्म भी पहले से बेटर हो गया, एक्ने वाज बेटर, हेयर फॉल वाज अरेस्टेड। तो लगभग 6-8 महीने करने के बाद उनकी प्रॉब्लम मैम, ठीक हो गई। सॉरी टू इंटरप्ट, बट हमारा या, टाइम खत्म हो गया, आई बट एम आप डन। प्लीज फटाफट से वाइंड अप कर दीजिए। हाँ, तो इस प्रकार होम्योपैथी बहुत ही अच्छे मेडिकल्स जैसे वर्क करती है, तो इसलिए आई थिंक पीसीओएस का नाम पीएमओस होना एक बहुत जरूरी चीज थी, एंड हुआ है, बहुत अच्छे के लिए हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम फॉर द वंडरफुल सेशन। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे पास डिस्कशन के लिए टाइम नहीं है, बट विल टेक अनदर सेशन ऑन दिस टॉपिक। इट्स अ वास्ट टॉपिक। And thank you to all the participants. Thank you to IFPH for this platform. Now I hand over the session to English team. Sir, you can take over.